देखिए यह 2002 का आंकड़ा है। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लालू यादव वैसे तत्वों को अरे फला को लगाओ, फला को लगाओ, फला को लगाओ, फला को लगाओ, पूरे बिहार में अपहरण अपहरण अपहरण। यहाँ तो साला और बहनोई ये S1 और S2 कहलाते थे उस जमाने में। मुझे वह किस्सा भी याद है कि जब राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त हो गई, रणवीर सेना के नरसंहार के बाद लालू यादव ने मुझे बुलाया था। देखिए अपहरण का सबसे बड़ा गिरोह चलाने जाकिर अनवर और पप्पू देव बहुत बड़ा गैंगस्टर। वैशाली में 2 रजिस्ट्रार का अपहरण किया था, 2 लोगों की हत्या करने के बाद 1947 से। पप्पू देव ने 6 करोड़ रुपए वसूली लिए। यह गिरफ्तार हुआ और यह गिरफ्तार हुआ काठमांडू के पास। 80 लाख रुपए इसके पास थे। लालू यादव की कमजोरी कहां रही कि भाई जब आपकी बात भी, जब आपके प्रशासन की हनक को भी पप्पू देव ने नहीं समझा तो आपने बाद में शांत कराने की कोशिश क्यों नहीं की? बिहार में 2 उद्योग, 2 इंडस्ट्री बहुत ही कुख्यात रहे। पहला अपहरण उद्योग और दूसरा तबादला उद्योग। लालू यादव अपहरण कराते थे या अपहरण के बाद सौदा कराते थे, मैं इस बात से सहमत हूं। प्रशासन का कोई खौफ नहीं। हाँ, कोई खौफ नहीं था। अधिकांश अपहरण में फिरौती देने के बाद ही रिहाई होती थी, यह भी सच है। और जो अपहरण उद्योग के बड़े सरगना थे वह लालू यादव की जाति वाले अपराधी नहीं थे। मुख्यमंत्री निवास में सौदा होता था कि नहीं होता था, और यदि सौदा नहीं होता था या होता था तो फिर लालू यादव और राबड़ी देवी बदनाम क्यों हुए? अपहरण सबसे गंभीर किस्म का अपराध है। अगवा करते वक्त कौन कौन लोग रहेंगे, समय क्या होगा, ये सारी चीजें तय। देखिए अपहरण में कोई ना कोई अपना शामिल होता है, कोई ना कोई अपना, हाँ, जो भेदिया बनता है। हमने ऐसे अपहरण कांड भी देखे हैं जिसमें पहले दिन पता होता है कि अपहरण किसने किया है। मैं भी कई मामलों में मतलब यह कह सकते हैं कि हमने कई लोगों की मदद की। कई बार मैं बदनाम होते होते बचा और कई बार बदनाम हो गया। पुलिस हारने के बाद परिजनों को से पैसे छोड़ अपहर्ताओं से सौदा कर। सच कहें कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है बिहार में जिसमें अपहरण में शामिल लोग उस पार्टी में शामिल। कि लालू यादव के मुख्यमंत्री आवास में, राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री आवास में किसी अपहर्ता को अपहरण के बदले मतलब रिहाई के बदले फिरौती की राशि से। अनंत सिंह से बड़ा नाम तो कोई बाहुबली में। अनंत सिंह का जब झगड़ा चल रहा था, राजीव सिंह की हत्या कैसे हुई थी आप जानकर आश्चर्य करेंगे। लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए कहा जाता है कि द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट पॉलिटिक्स इज इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। सुभाष यादव और साधु यादव लालू प्रसाद यादव के साले हैं और आप बखूबी जानते हैं कि सुभाष यादव ने लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगा दिया है। साफ साफ कह दिया है कि सीएम हाउस में अपहरण के बाद सेटलमेंट हुआ करता था और लालू प्रसाद यादव खुद डील किया करते थे। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो भी दावा उन्होंने किया है, इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ है असलियत, सब यही जानना चाह रहे हैं। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे और एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपने भी सुना होगा कि सुभाष यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। लगातार साधु यादव भी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि हकीकत क्या है, क्योंकि आप भी उस दौर को देख चुके हैं, आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्राइम एनालिस्ट आप रहे हैं। तो सीधा सवाल है, कितनी सच्चाई है इस दावे में?
देखिए समरीन जी, अच्छी बात है कि आपने लाइव सिटीज का यह पॉडकास्ट बिहार के अपहरण पर रखा है। यह सच है कि मैंने उस दौर को बहुत करीब से देखा है और मैंने कई बड़े अपहरण कांडों को उलझते और सुलझते देखा है। अब देखिए, आपने शुरुआत की, आपने तो अंग्रेजी में कुछ कह दिया, मुझे अंग्रेजी कम आती है, जी। लेकिन मैंने समझने की कोशिश की कि कौन अपना कौन पराया। यहाँ तो साला और बहनोई, ठीक है, भाई और बहन। देखिए, सुभाष यादव क्या कह रहे हैं, साधु यादव क्या कह रहे हैं, मैं इस विवाद में नहीं जाता हूं। ये S1 और S2 कहलाते थे उस जमाने में। अच्छा। जब बिहार में जंगल राज कहा जाता था। और इन्हें कौन छूता, ठीक है ना। अब तो रिश्ते ही नहीं है। बिल्कुल। अब तो राबड़ी देवी जो बहन है वह इन दोनों भाइयों से राखी नहीं बंधवाती हैं। और परिस्थितियां ऐसी हैं कि दोनों भाई कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और खबरें बनती रहती हैं। बिहार में चुनाव का साल है, लेकिन यह तो सच है ना कि 1990 से 2005 बिहार में दो उद्योग, दो इंडस्ट्री बहुत ही कुख्यात रहे। पहला अपहरण उद्योग और दूसरा तबादला उद्योग। देखिए, सुभाष यादव जो कह रहे हैं या कोई और कहता है कि लालू यादव अपहरण कराते थे या अपहरण के बाद सौदा कराते थे, शायद इस बात से हम बहुत सहमत नहीं हूं, एक क्राइम एनालिस्ट की तरह। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि लालू यादव फिर राबड़ी देवी, सत्ता की कुंजी तो लालू यादव के पास ही रहती थी। बिल्कुल। दोनों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं था, ठीक है ना। और अपराधी नियंत्रित नहीं थे। यदि कुछ एक जिलों की बात छोड़ दे, कुछ एक पुलिस प्राधिकारियों की बात छोड़ दे, तो रीढ़ विहीन स्पाइनलेस जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे वह जिलों में तैनात किए जाते थे। प्रशासन का कोई खौफ नहीं। हाँ, कोई खौफ नहीं था। और देखिए, यह तो दुनिया में बिहार की कुख्याति थी कि बिहार में अपहरण हो रहे। चलिए, अपहरण हो भी गया और अपहृत व्यक्ति किसी रास्ते से छूट गया। अधिकांश अपहरण में फिरौती देने के बाद ही रिहाई होती थी, यह भी सच है। लेकिन उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? वह फिर से अपहरण न कर सके, इतनी हिम्मत न जुटा पाए, इसके लिए आपने कौन सा एक्शन लिया? यह एक्शन नहीं दिखता था। और इसके पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण दोनों थे। और देखिए, उस जमाने में जो अपहरण उद्योग था और जो अपहरण उद्योग के बड़े सरगना थे, वह लालू यादव की जाति वाले अपराधी नहीं थे। अच्छा, ठीक है, यह बात भी स्पष्ट है। जी। दुश्मन जाति के गैंगस्टर थे। अच्छा। फिर भी आप कानून का शासन, कानून का डंडा नहीं चला पा रहे थे। अब देखिए, हम यह कहें या इसकी विवेचना करें कि मुख्यमंत्री निवास में सौदा होता था कि नहीं होता था। बिल्कुल। हाँ। इसके पहले आपको अपहरण समझना होगा। देखिए, अपहरण सबसे गंभीर किस्म का अपराध है। सबसे गंभीर। हाँ, ठीक है ना। बलात्कार सबसे घिनौना और अपहरण सबसे गंभीर। और अपहरण के बाद इतनी चुनौतियां होती हैं कि पूछिए मत। और देखिए, यह एक ऐसा अपराध है जो बिल्कुल संगठित और सुनियोजित होता है। इस बात को समझिएगा तो फिर आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि सौदा होता था, नहीं होता था। और यदि सौदा नहीं होता था या होता था तो फिर लालू यादव और राबड़ी देवी बदनाम क्यों हुए और क्यों नहीं हुए? तो देखिए, अपहरण करने के पहले अपराधी गिरोह पहले टारगेट तय करता है। अच्छा, ठीक है ना, कि मेरा जो खाना है या जो शिकार है वो कौन होगा? कौन होगा, ठीक है। तो जब शिकार तय हो गया तो फिर रेकी होती है। बिल्कुल होती है। क्या रास्ता है, कहां से अगवा किया जाना है, कैसे अगवा किया जाना है, अगवा करते वक्त कौन कौन लोग रहेंगे, समय क्या होगा, ये सारी चीजें तय होती है। इसके बाद यह तय होता है कि अगवा करने के बाद किस रास्ते से भागना है और पहला गंतव्य कहां होगा। अच्छा। क्या फिर ठिकाना जहां छुपाकर रखा जाना है वह एक ही होगा या इसके बारे में
कोई सूचना लीक हो सकती है जिसके कारण ठिकाने बार बार बदलने पड़ सकते हैं, और यदि बदला जाएगा तो कहां बदला जाएगा। और देखिए, जिस जमाने की बात हम और आप कर रहे हैं, उस जमाने में आज की तरह टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी। हाँ। कि आप मोबाइल फोन का सर्विलांस कर लेते, आप यह पता कर लेते कि यह कॉल कहां से हो रहा है। कोई तो हाँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो पुलिस के पास मुखबिर हो वह सबसे महत्वपूर्ण होते थे। लेकिन मुखबिरी का नेटवर्क बहुत कमजोर था। कुछ एक पुलिस प्राधिकारी ही थे जिनके पास, तो कहां छुपाना है, फिर फिरौती के लिए कॉल कौन करेगा, ये सारे पहले तय होते हैं। जब कॉल करने की बात हो गई, कॉल कहां किया जाएगा, जिसका अपहरण हुआ है उसके घर पर लगा फोन या उस व्यक्ति के पास जो मोबाइल है उस पर जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, उस पर यदि सीधे जाएगा तो तुरंत ट्रैक किया जा सकता है। तो पहले किसी तीसरे के यहां, रिश्तेदार के यहां। और देखिए, अपहरण में कोई ना कोई अपना शामिल होता है, कोई ना कोई अपना, हाँ, जो भेदिया बनता है, जो शिकायत तय कराता है। अच्छा, ठीक है ना। तो फिर कॉल, फिर पैसा कैसे वसूला जाएगा, बीच में कौन होगा, पुलिस की मार कितनी पड़ सकती है, ये सारी चीजें, हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें, फला पकड़ा गया तो क्या होगा, ठीक है ना। प्लान भी तैयार हाँ, हमने वैसे अपहरण कांड भी देखे हैं जिसमें सारे अपहर्ता पकड़ लिए गए। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद यह मान लिया गया कि अब तो जो अपहृत है वह मिलेगा नहीं, वह मार दिया जाएगा। लेकिन महीने भर के बाद फिर से फिरौती वसूल ली गई और अपहृत को छोड़ा गया। ठीक है, हमने वैसे कांड भी देखे हैं। तो सबसे संगठित। और देखिए अब क्या होता है, अपहरण तो हो गया पूरी प्लानिंग के बाद, बिल्कुल। तो अपहरण के बाद जो सबसे पीड़ित पक्ष कौन है, जिसके परिवार में अपहरण हुआ है, बिल्कुल, उसकी परेशानी का ख्याल आप जब करेंगे तो सिहर जाएंगे। चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो। खासकर देखिए, जो मेल होते थे उनका ही अपहरण होता था, ठीक है ना। हाँ। तो वह सिहर जाते हैं और उनके लिए तमाम दरवाजे, पुलिस के पास जाना, पुलिस एक्शन नहीं कर पा रही है तो दूसरों के पास जाना, बिल्कुल, जहां से कोई जानकारी मिल रही है उस माध्यम से, और पुलिस के सामने, हाँ बेबस, बिल्कुल बेबस। और पुलिस के सामने क्या चुनौती होती है। हमने ऐसे अपहरण कांड भी देखे हैं जिसमें पहले दिन पता होता है कि अपहरण किसने किया है, पहले दिन ही पता, पहले दिन पता होता है, पहले घंटे में पता होता है। अच्छा, ठीक है ना। कभी विस्तार से हम लोग स्पेसिफिक किडनैपिंग केसेस की बात करेंगे तो वह कहानी भी आपको हम सुनाएंगे जी। तो पता होता है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस इतनी मजबूर होती है कि वह बहुत कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि खतरा इस बात का बना रहता है कि यदि हमने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी तो जो अपहर्ता हैं, जो किडनैपर्स हैं, उनके पास जो व्यक्ति अपहृत है वह हत्या कर देगा और इसके बाद वह दूर भाग जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो आपको दो मोर्चे पर बराबर की तरह, ठीक है। तो हमने यह कहा कि पुलिस कमजोर, प्रशासन कमजोर, पुलिस अपहर्ताओं से डील नहीं कर पा रही थी। तो जब पुलिस अपहर्ताओं से डील नहीं कर पा रही थी तो जिनके परिवार में अपहरण होता था, लोग दूसरे दरवाजे, तीसरे दरवाजे को ताकते और झांकते थे। अब देखिए, किसी के परिवार में कोई अपहरण हुआ, वह तो परेशान है, बिल्कुल, वह कहीं भी जाएगा। और कहीं से कोई मदद मिल गई तो यह मत कह दीजिए कि वह व्यक्ति है जिसने मदद की, वह डील कर रहा है। अच्छा जी। मैं भी कई मामलों में मतलब यह कह सकते हैं कि हमने कई लोगों की मदद की। कई बार मैं बदनाम होते होते बचा और कई बार बदनाम हो गया, लेकिन मेरे दामन पाक साफ थे, ठीक है ना। तो अब देखिए, लालू यादव और राबड़ी देवी, यह तो सूबे के मुखिया, बिल्कुल, इनके पास नहीं जाएंगे तो किन के पास जाएंगे, बिल्कुल जी। और इनके पास कब जाते थे, जब पुलिस प्रशासन से पूरी निराशा मिली, तमाम दरवाजे, हाँ, तमाम दरवाजे बंद।
ठीक है ना। हम आपको कहानियां सुनाते रहते हैं। देखिए अभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि जब कभी कहीं कोई दंगा भड़कता है तो नीतीश कुमार रात को 2 बजे तक जागते हैं और पुलिस प्रशासन के लोगों को ही नहीं अपने लोगों को कॉल करते हैं कि वहां शांति सद्भावना स्थापित रखिए। तो जब मुख्यमंत्री लालू यादव या राबड़ी देवी वह दौर, अब यदि फरियाद वहां पहुंची, पुलिस हार गई है। देखिए पुलिस हारने के बाद क्या करती है, पुलिस हारने के बाद परिजनों को से पैसे छोड़ देती है। अच्छा। अब आप अपहर्ताओं से सौदा कर लो। अच्छा, ठीक है, हाँ कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्योंकि पुलिस के पास कोई लीड नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली, हाथ खड़े कर लिए। हाँ, गलती कहां होती है कि देखिए सौदा हो गया, आदमी छूट गया, इसके बाद भी पुलिस एक्शन नहीं लेती। जब आदमी छूटकर आ गया उसके बाद तो आपको ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए। तो लालू यादव राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, अब उनके यहां फरियाद पहुंची, पुलिस तो हार चुकी है जी। वह डीजीपी को, आईजी को, एसपी को इनको डांट देंगे, डपट देंगे, लेकिन वह भी जान गए कि अब इनसे कुछ हो नहीं रहा। तो फिर वह वैसे तत्वों को, और राजनीति में और शासन प्रशासन चलाने वाले लोगों को ऐसे तत्वों की पूरी जानकारी होती है। सच कहें, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है बिहार में जिसमें अपहरण में शामिल लोग उस पार्टी में शामिल है। कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, किसी का दामन पूरी तरह किसी का दामन नहीं। हाँ ठीक है ना। जी, जी। देखिए बिहार में तो राजनीति और बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए आप कुछ भी दांव पर लगा लेते हैं ना। बिल्कुल। हाँ जी। तो अब जब लालू यादव के पास फरियाद पहुंची थी राबड़ी देवी के पास, राबड़ी देवी तो कहना बेकार की ही बात है, लालू यादव वैसे तत्वों को, अरे फला को लगाओ, फला को लगाओ, फला को लगाओ, फला को लगाओ, वह शुरू कर देते। हाँ, अब इसका क्या दबाव बना, नहीं दबाव बना, तो फिर वह व्यक्ति छूटता था, पुलिस हार गई होती थी और पैसे का भुगतान होता था। लेकिन यह कह देना कि पैसे का भुगतान मुख्यमंत्री निवास में हुआ, मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूं। हाँ, लेकिन इस बात के कसूरवार लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार रही कि उन्होंने, उस सरकार ने अपहर्ताओं के खिलाफ, पेशेवर अपहर्ताओं के खिलाफ मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी, मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी, जिसका परिणाम रहा कि पूरे बिहार में अपहरण अपहरण अपहरण। आपको पता ही है, प्रकाश झा ने अपहरण नाम की फिल्म ही बना दी थी। तो ये स्थिति थी। ये इसलिए सुभाष यादव आज कह रहे हैं, साधु यादव कह रहे हैं, विपक्ष भी कहता है, यह तो पता ही है आपको। जी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर सुभाष यादव के बयान को हम सुनते हैं तो वो एक मामले का जिक्र करते हैं, वो जिक्र करते हैं अग्रवाल अपहरण कांड का। क्या हुआ था अग्रवाल अपहरण कांड में जिसका वो जिक्र कर रहे हैं? आपसे बैठने के पहले हमने अपनी लाल डायरी के कुछ पन्ने पलटे जी, ठीक है। वैसे मेरी याद में भी सब कुछ है, ठीक है ना। देखिए यह 2002 का अपहरण है, 2002 का। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, बहुत मुश्किल से बनी थी, कांग्रेस का समर्थन मिला था तब। पहले तो 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार ही बन गए थे 2000 में, ठीक है। तो यह 26 जनवरी 2002 या 27 जनवरी 2002 का अपहरण है। तुलसीराम अग्रवाल जी, उम्र 40 वर्ष, मूल बंसी भारत के, लेकिन कारोबार विराटनगर नेपाल में। अच्छा। इनका अपहरण 27 जनवरी ही शायद है, 27 जनवरी की सुबह 2002 की सुबह विराटनगर में जोगबनी जो सीमा है, वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर सुबह सुबह कर लिया गया था। ठीक है। एक महिंद्रा जीप कार, जीप ही कह लीजिए जी। उस पे 6, 7, 8 अत्याधुनिक हथियारों से लैस और एक मोटरसाइकिल, ठीक है। उन अपहर्ताओं ने इनकी किडनैपिंग की और लेकर भागाए भारत की ओर, ठीक है। भारत की सीमा में प्रवेश कर गए, खुली हुई सीमा है। तो तुलसीराम अग्रवाल विराटनगर के बहुत बड़े व्यापारी थे। तो पूरे नेपाल में और पूरे बिहार में हंगामा मच गया और करीब 40 दिनों तक यह अपहर्ताओं के कब्जे में रहे। 40 दिनों तक। अब देखिए फिरौती की राशि की मांग शुरू हुई 20 करोड़ से। 20 करोड़ उस जमाने में। और भारत और नेपाल, चूंकि अपहरण की वारदात नेपाल में हुई थी, हाँ। इसलिए बिहार वाले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। लेकिन
अपहरण करने के बाद अपहर्ता भारत की सीमा में घुसे थे, बिल्कुल। अररिया। और उस जमाने में अररिया के एसपी थे अरविंद कुमार। नेपाल पुलिस ने सबसे पहले उनसे ही संपर्क साधा था। ठीक है। तो तुलसीराम अग्रवाल के अपहरण का मामला जब तुल पकड़ा तो तुलसीराम अग्रवाल जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा के संबंधी थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसलिए यह मामला बहुत बड़ा हो गया, हाई प्रोफाइल मामला हाई हो प्रोफाइल हो गया। हाँ। और शंकर प्रसाद टेकरीवाल राबड़ी देवी की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। यह संबंधी थे। अच्छा, ये भी संबंधी थे, सहरसा के रहने वाले। ठीक है, ठीक है। हाँ। और टेकरीवाल बहुत बड़े कद के नेता थे। ठीक है ना, टेकरीवाल बड़े कद के नेता थे। मुझे वह किस्सा भी याद है कि जब राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त हो गई, रणबीर सेना के नरसंहार के बाद लालू यादव ने मुझे बुलाया था। आपको बुलाया था? मुझे बुलाया था शिवानंद तिवारी के माध्यम से। अच्छा। और लालू यादव बिल्कुल बदहवास की स्थिति में मुख्यमंत्री निवास के पीछे वाली झोपड़ी में पड़े थे और शंकर प्रसाद टेकरीवाल वहां थे, अब तो है नहीं। तो उन्होंने मुझे देखते ही, हालांकि मुझसे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनको लगता था कि बरमेश्वर मुखिया रणबीर सेना के सुप्रीमो के बारे में मैं कुछ जानकारी दे सकता हूं। अच्छा। यह उनका सोचना बेकार था। देखिए, मैं पुलिस का रिपोर्टर नहीं, मैं सरकार का रिपोर्टर नहीं, मैं क्राइम रिपोर्टर था। बिल्कुल। और हमने ही बरमेश्वर मुखिया का पहला इंटरव्यू किया था। तो जब हम पहुंचे थे तो लालू यादव अलसाए से उठे और उन्होंने देखा कि ज्ञानेश्वर आए हैं, शंकर प्रसाद टेकरीवाल भी बैठे हैं। तो टेकरीवाल जी को कहा उन्होंने, आप बाहर चले जाइए। अच्छा, ठीक है, जी, जी, ठीक है। जी। खैर चलिए, तो शंकर प्रसाद टेकरीवाल के रिश्तेदार थे तुलसीराम अग्रवाल। तो लालू यादव ने अब बड़ी पहल की, क्योंकि भारत में छिछालेदर हो रही थी, मीडिया में छिछालेदर हो रही थी। और देखिए, इसमें भी स्पष्ट था कौन सा ऐसा रास्ता नहीं निकाला गया था जिसमें तुलसीराम अग्रवाल को छुड़ाया जा सके, लेकिन सारे रास्ते बेकार चले गए थे। सारी कोशिशें, हाँ, सारी कोशिशें बेकार चली गई थी। तो जाकिर अनवर और पप्पू देव, ठीक है ना, जाकिर अनवर एमएलए भी हुए और पप्पू देव बहुत बड़ा गैंगस्टर। देखिए, अपहरण का सबसे बड़ा गिरोह चलाने वाला। देखिए, पहले तो यह मोकामा गैंग के साथ था, इसने श्री प्रकाश शुक्ला के साथ यारी भी की, लेकिन मोकामा गैंग से बाद में यह अलग हो गया। अलग इसलिए हुआ कि मोकामा गैंग के दादा ने इसे अपहरण से मना किया था। अच्छा, ठीक है जी। तो मोकामा गैंग के दादा का दुश्मन बन चुका नागा सिंह के साथ इसने दोस्ती कर ली, पप्पू देव ने। और पप्पू देव ने, देखिए, तुलसीराम अग्रवाल का ही अपहरण नहीं किया था, वैशाली में 2 रजिस्ट्रार का अपहरण किया था, 2 लोगों की हत्या करने के बाद AK-47 से। शोभा होतकर उस समय वैशाली की एसपी थी। तो पप्पू देव मिल नहीं रहा था। जाकिर अनवर सुभाष यादव के करीब हुआ करते थे, ठीक है ना। तो जाकिर अनवर की भूमिका इस अपहरण में बहुत नहीं थी। देखिए, मैं यह फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं था कि पप्पू देव ने जाकिर अनवर के मेल जोल से या जाकिर अनवर की मर्जी से इस अपहरण को अंजाम दिया था। अपहरण को अंजाम देने में पप्पू देव और नागा सिंह की भूमिका थी। अच्छा। लेकिन पप्पू देव और जाकिर मियां की दोस्ती पहले से थी। आप याद कीजिए, 1997 दिवाली के दिन श्री प्रकाश शुक्ला से इन दोनों ने मिलकर भगवान यादव की हत्या कराई थी। बिल्कुल, भगवान यादव की हत्या कराई थी, जो पप्पू यादव के बेहद करीबी थे, और उनके साथ कई लोग मार दिए गए थे दिवाली के दिन, ठीक है। तो पप्पू देव के लिए इतना कुछ चला, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला, ठीक है। प्रेम गुप्ता भी लगाए गए, लालू यादव के खजांची, राज्यसभा के सदस्य जी, जी। और आखिर में हार कर पप्पू देव ने 6 करोड़ रुपए वसूल ही लिए थे। 6 करोड़ रुपए। सब लोग, प्रशासन हार गया, सरकार हार गई, लालू यादव हार गए, ठीक है ना। 6 करोड़ रुपए वसूल लिए थे जी। और देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा, बाद में इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी बिल्लू की। बिल्लू भी इस अपहरण में शामिल था। अच्छा। जो पप्पू देव और नागा का सहयोगी था। उसने इस बात को कबूल किया था। तो यह अपहरण जो है पप्पू देव ने किया था। 6 करोड़ रुपए उसने वसूले, मतलब पूरे बिहार सरकार के लगे होने के बाद भी। हां,
लालू यादव की कमजोरी कहां रही कि भाई जब आपकी बात भी, जब आपके प्रशासन की हनक को भी पप्पू देव ने नहीं समझा, तो आपने बाद में शांत कराने की कोशिश क्यों नहीं की? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी। हाँ ठीक है, तुलसीराम अग्रवाल 40 दिन के बाद छूट कर आ गए, पैसा लग गया, लेकिन बाद में आप क्यों खामोश रहे? ठीक है ना, उसके बाद तो एक्शन, उसके बाद तो एक्शन ले सकते थे। तो देखिए कोई एक्शन भारत में नहीं हुआ, हम भारत की बात कर रहे हैं। तो यह पप्पू देव अब तो है नहीं, ठीक है जी। यह मारा ही गया। सहरसा में लिपि सिंह जो आरसीपी सिंह की बेटी है, जब वहां एसपी थी कुछ साल पहले, तो यह पप्पू देव जो सबसे बड़ा अपहर्ता था उस जमाने का, AK-47 वाला, यह नेपाल में अगले साल गिरफ्तार हुआ। यदि हम लाल डायरी के पन्ने को पलटे तो शायद तारीख होगी 1 अगस्त 2003। अच्छा, ठीक है, 1 अगस्त 2003 यह गिरफ्तार हुआ। और यह गिरफ्तार हुआ काठमांडू के पास। 80 लाख रुपए इसके पास थे। कुछ लोग कहते हैं फेक करेंसी थी, ठीक है। इसे इंटरपोल ने मांगा, ठीक है ना। तब सहरसा के डीआईजी हुआ करते थे उमेश प्रसाद सिंह। बहुत कोशिशें की, लेकिन यह नेपाल के जेल में बंद हो गया। और फिर नेपाल से भी यह ऑपरेट होता रहा। अच्छा, ठीक है, नेपाल से भी ऑपरेट होता रहा। और जाकिर मियां, जिसके बारे में सुभाष यादव कह रहे हैं, देखिए आपको हम यह भी बता दें कि जाकिर मियां बच नहीं पाए, क्योंकि यह वारदात नेपाल की सीमा में हुई थी। तो फिर जाकिर मियां देखिए नवंबर 2012 में, अच्छा, रामविलास पासवान की पार्टी के विधायक थे जाकिर मियां। इसलिए हम कहते हैं ना, कोई ये नहीं कर सकता है, किसी का दामन पाक नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। रमेश चंद्रा के अपहरण में जो शामिल थे, अब तो बरी हो गए हैं, वह भी विधायक बने जी। कौन कौन से नेता किसका देख, लेकिन एलजेपी जो थी ना, लोक जनशक्ति पार्टी, ऐसे नेताओं को सबसे ज्यादा संरक्षण देती थी। तो जाकिर अनवर भी 2012 में नेपाल पुलिस के द्वारा तुलसीराम अग्रवाल अपहरण कांड में गिरफ्तार किए गए जी। तो ये कहानी है तुलसीराम अग्रवाल अपहरण कांड की। लालू यादव छुड़ा नहीं पाए थे, ठीक है ना। प्रेम गुप्ता की, हाँ, पैसे यहां वहां। और देखिए तुलसीराम अग्रवाल के परिवार का, जो हमने कहा ना कि भाई परिवार के लिए पैसे का मोल नहीं रह जाता है। हाँ, मजबूरी है। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, जब आप छुड़ा नहीं पा रहे हो, तो पैसे का मोल नहीं रहता है। और लालू यादव ने भी छोड़ दिया। क्या करते, क्या करते। और हमने कहा ना कि आप इतनी सख्ती नहीं कर सकते हैं कि खामियाजा उसको भुगतना, हाँ, खामियाजा उसको भुगतना पड़े, ठीक है। जब उसने मार ही दिया तो फिर आप क्या कर लोगे, आप क्या कर लोगे। तो यह है तुलसीराम अग्रवाल अपहरण कांड की कहानी समरीन जी। कभी हम लाल डायरी के पन्ने को पलटेंगे तो और भी बहुत विस्तार से आपको इस कहानी को हम सुना पाएंगे। जब हम अपहरण का जिक्र कर रहे हैं तो आपने बड़े तफसील से सुना है कि उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन एक और अपहरण कांड है जिसका जिक्र यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और हम बात कर रहे हैं किसले अपहरण कांड की, जिसने खूब हंगामा उस दौर में मचाया था। क्या हुआ था? देखिए, किसले अपहरण कांड ने सिर्फ हंगामा ही नहीं मचाया था, किसले अपहरण कांड ने बिहार की सत्ता बदल दी, बिल्कुल, और लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता खत्म कर दी। देखिए, किसले अपहरण कांड, तारीख लाल डायरी के पन्ने को यदि हम पलटे, और मुझे याद भी है 19 जनवरी 2005, 19 जनवरी 2005 जी, ठीक है। वह दिल्ली पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी था, राजवंशी नगर के इलाके में रहता था, और स्कूल जाते वक्त किडनैपिंग हो गई थी। और फिर पूरे देश में इतना हंगामा मचा था कि आप सोच नहीं सकते। पटना के तमाम स्कूलों के बच्चों ने लंच ले जाना बंद कर दिया था, लंच ले जाना बंद कर दिया, स्कूल की कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था। राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने चिंता जाहिर की थी बिहार की स्थिति पर। और तब देखिए, आगे आने वाले महीनों में चुनाव था, बिल्कुल, हाँ, उस चुनाव में ठीक है किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक थे, पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके थे। भागलपुर में जब उन्होंने कहा था, मुझे मेरा किसले लौटा दो, मुझे मेरा किसले लौटा दो, और इसके बाद उन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद कर ली थी, खामोश हो गए थे, शून्य में चले गए थे। वहां से बिहार की जो हवा बदली, और यह अपहरण भी अपने आप में
देखिए इस अपहरण में भी पहले दिन से सुराग मिलना शुरू हो गया था। पहले ही दिन? हाँ, मतलब पहला दिन छोटा सुराग मिला था, और जो हमने कहा ना कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज होता है। किसलय को अगवा करने के लिए जो अपहर्ता थे, इनके पिता टैक्सेस में थे, सरकारी बाबू थे, तो किसलय का अपहरण करने के लिए किडनैपर्स किसलय के घर के आसपास ही किराया का मकान लेकर आ रहे थे। अच्छा, ठीक है ना? प्लानिंग बहुत दिनों से? हाँ, प्लानिंग बहुत दिनों से। और सुराग कैसे मिला था? पहला सुराग आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिगरेट की डिब्बी से। सिगरेट की डिब्बी हाँ, से सुराग मिल हाँ, गया? जब अच्छा। देखिए पुलिस क्या पता करती है, जब कोई बड़ी वारदात होती है तो घटना स्थल के इर्द गिर्द उस जमाने में कोई बहुत सीसीटीवी फुटेज नहीं, हाँ, सीसीटीवी होते ही नहीं थे। तो पुलिस क्या पता करती है कि इस इलाके में क्या मूवमेंट रहा है, अच्छा, इस इलाके में कौन से नए किराएदार रहे हैं, इस इलाके में कौन से लोग हैं जो रह रहे थे अब नहीं है, लापता हो गए हैं, बिल्कुल अचानक से लापता हो गए। तो ऐसा ही एक घर मिला था जहां कुछ लोग जमा थे और फिर लापता हो गए थे, और फिर लापता हो गए थे। जी। तो उस लापता वाले घर में, किराए के घर में सिगरेट की डिब्बी मिली। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। और वह सिगरेट की ऐसी डिब्बी थी जिसे सभी लोग नहीं पीते थे। स्पेशल सिगरेट? हाँ, नहीं स्पेशल नहीं, लेकिन सभी लोग नहीं पीते थे, सभी दुकानों पर नहीं मिलती थी। सभी दुकानों पर उस जमाने में कौन सी सिगरेट मिलती थी? पनामा मिल जाती थी, बिल्स मिल जाती थी, लेकिन अच्छे वाली सिगरेट। तो जब उस सिगरेट की डिब्बी से वहां आसपास पता किया गया कि ये कहां मिलते हैं, तो फिर वहां से कुछ हुलिये मिले थे। अच्छा, ठीक है ना? जी। वहां से कुछ हुलिये मिले थे। और देखिए आपको यही कहानी बता दें कि किराया लेकर रहना, अनंत सिंह से बड़ा नाम तो कोई बाहुबल में बिल्कुल नहीं है। हाँ, बाहुबल में देखिए अनंत सिंह का जब झगड़ा चल रहा था, तो अनंत सिंह के सबसे बड़े शूटर राजीव सिंह की हत्या कैसे हुई थी आप जानकर आश्चर्य करेंगे। राजीव सिंह के पीछे लोग लगे हैं, यह सब कुछ सब लोग जानते थे। अनंत सिंह तो जानते ही थे। बिल्कुल। तो पटना के एक इलाके में, आनंदपुरी साइड है, उस इलाके में एक अपार्टमेंट में उसे रखा गया था। अच्छा। और उसे हथियारबंद लोग लेकर आते थे और जाकर पहुंचाते थे। बिना हथियारबंद उसका मूवमेंट बना था। अच्छा। एक रात राजीव को अनंत सिंह के लोग अनंत सिंह के बगले से लेकर उस अपार्टमेंट में पहुंचे और लिफ्ट के पास छोड़ दिया। अच्छा। ठीक है, लिफ्ट के पास छोड़ दिया। जी जी। अब लगा पहुंचा ही दिए। हाँ बिल्कुल। तो लिफ्ट को चौथे तल्ले पर शायद जाना था, देखिए चौथे तल्ले पर या तीसरे तल्ले पर, लेकिन लिफ्ट उसने तो चौथा तल्ला या तीसरा तल्ला ही दबाया, लेकिन लिफ्ट एक तल्ला पहले रुका। अच्छा। और लिफ्ट जैसे ही रुका, बाहर खड़े लोगों ने लिफ्ट का दरवाजा खोला और गोलियां चला दी। ठीक है। अब इस घटना की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। इसके बाद देखिए बिहार में जितने बड़े नेता हैं जिन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है, वे कहीं आते जाते हैं तो वह कोशिश करते हैं कि लिफ्ट हर तल्ले पर उनका सुरक्षा कर्मी मौजूद हो। तो गोलियां चला दी, और फिर जब तफ्तीश शुरू हुई तो उसी तल्ले पर, मतलब एक तल्ले नीचे, राजीव को मारने के लिए शूटर्स पिछले 15 दिनों से किराया लेकर आ रहे थे। अच्छा। ठीक है ना? तो अपराध की ऐसी घटनाएं तो किसलय में भी वही हुआ। लेकिन पहले दिन से मतलब खबर मिलनी शुरू हो गई थी, दूसरे दिन तीसरे दिन यह बात कंफर्म हो गई कि यह अपहरण चुन्नू ठाकुर गैंग ने किया है। अच्छा। हाँ, और इसे अंजाम दिया है बिक्की ठाकुर ने। ठीक है ना? लेकिन फिर वही, लेकिन यह बात सही है कि इस अपहरण कांड में बिना फिरौती के, देखिए क्या हुआ कि 19 जनवरी 2005 को किसलय का अपहरण हुआ, पूरे देश में बवाल। 8 फरवरी 2005 को, मतलब करीब 30 दिन तो हो ही गए, दिल्ली की स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अच्छा। चुन्नू ठाकुर गैंग के, जिसमें बिक्की ठाकुर भी शामिल, गिरफ्तार हो गया। हाँ, बिक्की ठाकुर भी शामिल। ठीक है ना? जी। और तो मुख्य अपराधी पकड़ा गया। अब क्या कहानी हुई, क्या कहानी बनाई गई, बाद में यह कहा गया कि बिक्की ठाकुर जो है पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। अच्छा। ठीक है। ठीक है। लेकिन वह भागा था, नहीं भागा था, अब पुलिस को भी दबाव बनाना था। 9 फरवरी की सुबह
पटना एयरपोर्ट के इलाके में यह बिक्की ठाकुर जो 8 फरवरी को दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था, पटना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अरशद जमा और दिलनवाज अहमद ये 2 डीएसपी हुआ करते थे, मुठभेड़ में मारा गया। अच्छा, मुठभेड़ में मारा गया। ठीक है। तो इसके बाद दबाव, तो फिर इसको अपहर्ताओं ने छोड़ा। ठीक है। तो इसने बिहार की सियासत और लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता हिला दी, सत्ता हिला दी। एक किडनैपिंग केस, एक किडनैपिंग में, ठीक है, सत्ता हिला दी, बेदखल कर हाँ, बेदखल कर दिया। लेकिन आप क्या कहिएगा, जो हम कह रहे हैं ना कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका दामन साफ है, जिसने अपहर्ताओं को देखिए कई सालों के बाद इसी चुन्नू ठाकुर को, जो किसलय अपहरण कांड का मुख्य, यह जेल में रहकर अपहरण कराता था, किसलय अपहरण कांड के मुख्य सूत्रधार चुन्नू ठाकुर को जेडीयू में शामिल करा लिया गया। बिल्कुल, जेडीयू में शामिल करा लिया गया। बिल्कुल। और पटना के जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में इसके लिए आयोजन हुआ। ठीक है ना। लेकिन नीतीश कुमार की जानकारी में यह खबर नहीं थी। अच्छा, नीतीश कुमार को नहीं हाँ, मालूम नीतीश कुमार की जानकारी में यह खबर नहीं थी, बेखबर थे। हाँ, बेखबर थे। अच्छा। तब तक देखिए सोशल मीडिया और इनका प्रभाव भी शुरू हो चुका था। ठीक है ना जी। जब यह खबर बिल्कुल आग की तरफ फैलने लगी, नीतीश कुमार को खबर मालूम हुई, तो नीतीश कुमार को लगा कि यह क्या हो गया। जिस किसलय अपहरण कांड को लेकर हम सत्ता में आए कि भाई बिहार में अपहरण बंद करा देंगे, और अपहरण बंद भी कराया गया। अपहरण बंद हुआ राष्ट्रपति शासन के दिनों में ही। और इसमें कुंदन कृष्णन जो अभी एडीजी हेडक्वार्टर है, उनका बड़ा योगदान। पटना में 2 बड़े अपहर्ता जो बचे रह गए थे, चांदीलाल और छोटका संतोष, ठीक है ना, वह कैसे गायब हुआ। और देखिए मीडिया वाले भी, देखिए चर्चा तो बहुत होती है, मीडिया वालों ने भी पटना को, बिहार को शांत कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। यदि पुलिस ने कहीं गलती की तो मीडिया ने यह समझकर आंख मूंदने की कोशिश की जब सही काम कर रही थी, जब बिहार को शांत करने का प्रयास किया जा रहा था, तो मीडिया ने भी आंख बंद किया कि ठीक है, कर लो, बिहार शांत तो हो जाएगा, साफ कर दो, हाँ, बिहार साफ कर दो। बिल्कुल। तो चुन्नू ठाकुर को जेडीयू में शामिल कराया गया। अगले दिन नीतीश कुमार का एक्शन, उसे पार्टी से बाहर। अच्छा, तुरंत एक्शन हुआ। हाँ, एक्शन हुआ जी। लेकिन यह चुन्नू ठाकुर आज भी शांत नहीं बैठा है। अच्छा। पिछले साल इसे काठमांडू से, राजविंदर सिंह भट्टी तब डीजीपी थे बिहार के, और इसके अपराध की कथाएं, तो इसे काठमांडू से गिरफ्तार किया गया। इसका नेटवर्क, ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ, इसका नेटवर्क मालूम हुआ था कि इनकी पत्नी जो है, तो चुन्नू ठाकुर का, मतलब आप क्या कहें, बिहार में अपहरण तो अब देखिए वह दौर तो है ही नहीं, और भगवान करे वह दौर नहीं लौटे। हाँ, समझे ना। जी, जी, जी। तो क्या और कैसे क्या हुआ करता था, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकती हैं समरीन जी। मतलब जब आप कल्पना करेंगे ना उस दौर के, हाँ, थर्रा जाएंगे। देखिए बिहार, मेरा बेटा नैनीताल में पढ़ता था, ठीक है ना। जब मैं नैनीताल दाखिला दिलाने गया था, तो हमने ऐसे कई परिवार के बच्चे देखे जिनके सामने आर्थिक संकट था। अच्छा। लेकिन वह पेट काटकर अपने बच्चों को नैनीताल में, मंसूरी में, देहरादून में पढ़ा रहे थे, क्योंकि खतरा इस बात का था कि बिहार में रहेगा तो अपहरण हो जाएगा। इतना डर था, इतना डर था। लेकिन वे बच्चे जो अपहरण के डर से देश के बड़े बोर्डिंग स्कूल्स में चले गए, वह आज मल्टीनेशनल्स में और कॉर्पोरेट्स में कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, कमाल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक बात को यही समझिए कि जो सामान्य तौर पर स्कूल होते हैं, जहां आप यह जानते हैं कि वहां 90%, 95%, 99% स्कोर कर रहे हैं बच्चे, वे भी उस प्रतियोगिता में बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। जो प्रतियोगिता जो मल्टीनेशनल्स की है, कॉर्पोरेट्स की है, ये बोर्डिंग स्कूल वाले बच्चे कर देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वहां ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है, और वहां 70-75% को भी एक्सेलेंट माना जाता है। लेकिन वह बाकी काम इतना जानते हैं कि वह एक्सेल करते हैं दूसरों से, क्योंकि बाकी ने केवल पढ़ाई की है और उसने दूसरे थ्योरी भी किया और प्रैक्टिकल भी किया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ज्ञानेश्वर जी, मैं आपकी लाल डायरी को पलट रही थी और मेरी नजर पड़ी एक टोडू बंधुआ कांड पे। तोदी अपहरण कांड, जिसको मैं समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन समझ नहीं आया, ये क्या है तोदी अपहरण कांड? देखिए, तोदी अपहरण कांड जैसे बहुत अपहरण कांड आपको मेरी डायरी में मिलेंगे, और कई तो ऐसे हैं जिन्हें मैं साथ छुड़ा कर लाया हूं।
आप छुड़ा कर लाए? हाँ, छुड़ा कर लाए, पुलिस हार गई है। तो यानी कि सेटलमेंट वहां पर आपने करवाई? नहीं, सेटलमेंट आप कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, ठीक है ना। देखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके लिए अगले की जान की कीमत सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ कोई हाँ, कॉम्प्रोमाइज तो तोदी बंधुओं की कहानी क्या है? यह छोटी सी कहानी है, इससे बड़ी बड़ी कहानियां मेरी लाल डायरी में है, लेकिन मेरी लिखावट है, शायद आप इसलिए आप तोदी की जगह तोदू कह रहे थे, ठीक है ना। कुछ लोग मुझे तोंदू कह देंगे, नहीं ठीक है। तो तोदी अपहरण कांड क्या है कि पटना से 2 तोदी भाइयों का अपहरण हो गया। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। मैं नहीं जानता था, दूर दूर तक नहीं जानता था कि ये कौन है। हाँ, ये कौन है। कारोबारी थे। अच्छा। मैं फतुआ में रहता था, लेकिन ये जिस ट्रेड में थे, उस ट्रेड के जो दूसरे बड़े लोग थे, उनको मैं बहुत करीब से जानता था। तो मेरे पास यह जानकारी आई सुबह सुबह। मैं क्राइम रिपोर्टर, सिर्फ पुलिस का रिपोर्टर नहीं, मेरे पास अंडरवर्ल्ड में भी पैरेलल नेटवर्क, ठीक है ना। मेरे पास जानकारी आई कि पटना से 2 लोग अगवा किए गए और उनका जो बिजनेस है वह कार्ड का बिजनेस है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो कार्ड का बिजनेस है तो मेरे एक मित्र का, तो कार्ड का बिजनेस उसका भी, और वह भी बड़ा। मुझे लगा कहीं वह तो अगवा नहीं कर लिया गया, तो मैंने उसके घर कॉल कर लिया, मैंने उसका लोकेशन जाना, मालूम हुआ वह रास्ते में है। अच्छा, ठीक है जी। मैंने उसके भाइयों के बारे में जाना, कोई दफ्तर पहुंच, कोई अपने ऑफिस पहुंच चुका था, दुकान पहुंच चुका था, कोई पहुंचने के रास्ते में, और मोबाइल बहुत नहीं, ठीक है ना, या नहीं था, नहीं था, ठीक है, नहीं था शायद। तो हमारी चिंता, जब तक मेरा मित्र अपनी दुकान पर नहीं पहुंचा तब तक हम और भी पता करते रहे कि भाई जो अपहरण हुआ है, लेकिन जहां से अपहरण हुआ था वह मेरे मित्र का इलाका नहीं था। अच्छा। तो कुछ घंटे के बाद तो यह खबर हो ही गई कि तोदी बंधुओं का अपहरण हो गया, 2 जुड़वा भाइयों का अपहरण हो गया, ठीक है। और इसके बाद आप समझ सकते हैं किस तरीके का आग तूफान हुआ हो व्यापारिक समाज में। सब डरे, ठीक है, सब डर गए। पुलिस लगी, ठीक है ना, पुलिस लगी, कई दिनों का प्रयास चलता रहा, लेकिन कोई जानकारी, कोई खबर, कोई लीड नहीं। और ध्यान रखिएगा, ये अपहर्ता, इनका मॉडस ऑपरेंडी यह भी होता है, यह भी तय करते हैं कि अपहरण हम करेंगे, लेकिन कॉल करके वो डाइवर्ट दूसरे की ओर कर देंगे। अच्छा, ठीक है ना, भ्रमित कर देते। हाँ, भ्रमित कर देंगे। अच्छा, भ्रमित कर देंगे, ठीक है ना। जी जी, हाँ, जब एक अपहरण कांड में हम लोग इस बात के लिए संतुष्ट हो गए, तो उस अपहरण कांड में भी करीब 30 दिन हो गए थे। अच्छा, तो पहले तो और कोई कॉल इस तरीके से नहीं आया था जिसमें इस बात की गवाही मिल सके कि जो अपहृत व्यक्ति हैं वह अब जीवित है, इसका प्रमाण तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने यह पूछवाया था कि परिवार वाले मदद के लिए मेरे पास भी आए थे कि जो अपहर्ता कॉल कर रहा है, जिससे बात कर रहे हो, उससे पूछो कि मेरे पिताजी की शादी कब हुई थी, जो कब्जे में है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पिताजी बूढ़े आदमी, तो पिताजी ने शादी की तारीख बता दी, हिंदी तारीख बता दी, तो वह मेल खाता था। ठीक है, तो यह सवाल बिल्कुल अजूबा था। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो इससे यह बात तो कंफर्म हो गई कि वो आज की तारीख में जीवित है, ठीक है ना। हाँ। तो परिवार वाले लोग बातचीत आगे करने लगे, पुलिस हारी हुई थी। यह तोदी बंधुओं की कहानी नहीं है, दूसरे अपहरण कांड की कहानी। देखिए, बहुत सारी कहानियां, कभी विस्तार से बैठेंगे। अब इसी बीच क्या हुआ, डाइवर्सन क्या हो गया, एक दूसरे गैंग ने फोन कर दिया। अच्छा, परिवार वालों को, ठीक है, कि वो तो हमारे कब्जे में है। अच्छा, ठीक है ना। जी, जी, हाँ, और वो कम पैसे मांग रहा था। तो हमने, अब ये परिवार वाले हमारे संपर्क में थे, तो हमने कहा ये तो बड़ा विचित्र वाला मामला है। बिल्कुल। तो हमने कहा कि अच्छा, इनसे भी एक सवाल पूछो। अब इनसे कौन सा सवाल पूछा जाए, तो हमने कहा कि इनसे पूछो कि मेरे पापा जो हैं वो ब्लड प्रेशर की कौन सी दवा खाते हैं। अच्छा। और आपको जानकर आश्चर्य हो गया, उसने पूछकर बता दिया। उसने भी पूछकर बता दिया। अब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल, कि आखिर है किसके कब्जे में, और दोनों जवाब आज ही मिला है। जी जी। तो क्या था कि जो मूल अपहर्ता था, वह डाइवर्ट करने के लिए एक और कॉल करवा रहा था। अच्छा, ठीक है ना जी, ये भी साजिश, ये भी, हाँ, ये भी होता है। तो तोदी अपहरण कांड में पुलिस
कुछ नहीं कर पाई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, पुलिस बिल्कुल लाचार बेबस। तो हमने चूंकि प्रारंभिक क्षण में मतलब पहले आधे घंटे में अपने मित्र के बारे में जानने की कोशिश की थी, इसलिए कई लोगों को लगा कि मुझे कुछ लीड्स है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है जी। तो समाज में रहते हैं ना, समाज में रहते हैं, और पुलिस के लिए मुखबिरी करना मेरा काम तो है नहीं। ठीक है, अब लोग मेरे पास पहुंचे, अब मेरे पास पहुंचे। पहले तो मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जब हमने कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो जानकारी मिल गई। जानकारी मिली। अच्छा। कई दिन हो चुके थे। फिर यह भी मालूम हुआ कि प्लान यह है कि एक को छोड़ देंगे, एक को बना रखेंगे। मतलब पैसा ले लेगा, एक को छोड़ेगा, और फिर एक को रखे फिर पैसा लेगा। अच्छा। फिर बात अब उसमें भी सवाल यह था कि भाई नहीं, इस जमाने में मोबाइल आ गया था, तोदी बंधुओं के अपहरण के समय में मोबाइल आ गया था, क्योंकि इस बात का कंफर्मेशन कि अपहर्ता इस गिरोह के कब्जे में है ऐसे हुआ था कि जो तोदी बंधुओं का मोबाइल का नंबर था उसी नंबर से बाद में उसने कॉल किया था। ठीक है ना? जी जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। देखिए, इस बात के गवाह हैं पटना में आज भी एक व्यापारी है सुशील बजाज। अच्छा। वो मेरे साथ गए थे, कैसे कैसे छुड़ाया गया था और क्या क्या हुआ था। और जब छुड़ा कर लाए थे, मैं तो फतुआ में अपने घर में रुक गया था। पटना पुलिस वाले वाह वाह वाह, पुलिस के जवाब से कैसे। और आपको देखिए यही एक बताते हैं, आपको बड़ी मतलब पीड़ा भी होगी, मुझे भी आज लगता है कि बाद में तोदी बंधुओं को लगने का मेरा कोई परिचय तो था नहीं बहुत विशेष। मैं तो समाज के लोगों के कहने पर मतलब मैंने मदद की, मैंने मदद की थी। रात में हम लोग बरैया के ताल में सो गए थे। और बरैया के ताल से कोई लोकेशन नहीं था, कोई संबंध नहीं था, छुटना कहीं और था, और रात में सुलाए ताकि यह समझा जा सके कि हमारे आगे पीछे कहीं कोई खेला तो नहीं है, और पैसे नहीं के बराबर लिए गए। ठीक है ना? हाँ, जितनी डिमांड थी। ठीक है। तो बाद में तोदी बंधुओं का हम लोग, मेरे एक मित्र हैं जो आजकल मुंबई रहते हैं। हाँ। ठीक है, हम लोग सुबह सुबह राजधानी एक्सप्रेस से आए, और मेरे मित्र ने कहा कि चलिए ऐसा है कि राजेंद्र नगर में उनका घर था, तो वहां चलिए, उसके बाद आपको घर छुड़वा देंगे गाड़ी से। सुबह सुबह गाड़ी 5 बजे आती थी राजधानी एक्सप्रेस। हम लोग जा रहे थे, तो ये तोदी बंधु उनमें से एक भाई, ये सेंट सेबरिन्स स्कूल है यहाँ कदम कुआं के पास। जी। वो लगता है मॉर्निंग वॉक से या कहीं से आ रहे होंगे, तो उन लोगों ने हम लोग को देखा, दोनों को देखा, और दोनों की भूमिका जानते थे कि उनके छुड़ाने में। लेकिन पता नहीं उन्हें कहां से भय पैदा हो गया, उन्हें यह बाद में कहां से क्या लगने लगा कि भाई हम क्या नहीं। ठीक है ना? जी। वो मतलब वहां से गायब हो गए, समझे ना? अच्छा। वो वहां, तो जब आप मुलाकात नहीं, जब आप मदद करते हो ना, तो कभी कभी यह मदद भी उल्टा पड़ जाता है, उल्टी पड़ जाती है। हाँ, ठीक है ना? तो ये तोदी अपहरण कांड जो, तो ऐसे देखिए, जब अपहरण कांड की कहानियां हम शुरू करें तो हम तो किताब लिख दें। इतने सारे तजुर्बे हैं। नहीं ना, अरे हमने देखा है ना, हमने देखा ना। इसी पप्पू देव के बारे में हम कह रहे थे ना कि जब इसने रजिस्ट्रार का अपहरण किया, AK-47 से हत्याएं कर 2 लोग, देखिए शोभा होतकर किस तरीके से परेशान थी, जेड अहमद उस समय DSP थे। ठीक है ना? तो क्या क्या खेला होता था, कैसे कैसे खेला होता था, समझे ना? बहुत तरीके के खेला हुआ करते थे। तो इन खेलों से तो हम वाकिफ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मौके हमने देखे जिसमें पुलिस ने शानदार काम किया है। अच्छा। हाँ जी। हाँ, यदि आप कहेंगे तो एक आध कहानी वो भी सुना। बिल्कुल, हम चाहेंगे जी कि थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है पुराने पन्नों को पलटना, तो हम चाहेंगे कुछ और कहानी अपहरण से जुड़ी आप हमें सुना सके तो। नहीं, अब देखिए पटना पटना की ही कहानी है जी। एक पशुपालन वाले के 2 बेटों का अपहरण हो गया। अच्छा। ठीक है, ये कब की बात है? ये 93 या 94 की बात होगी। ठीक है ना? तब मोबाइल तो नहीं आया था, नहीं आया था। ये IGIMS के पीछे आसियाना से कहीं अपहरण हुआ था। ठीक है ना? तो संकेत और सिद्धार्थ का। अच्छा, आपको नाम अभी भी याद है? जहां तक मुझे याद है, छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है ना? तो इसको जैसे छुड़ाया गया वह बिल्कुल फिल्मी स्टाइल था। ठीक है ना? इसमें जिन लोगों ने अपहरण किया था, राजविंदर सिंह भट्टी उसमें सिटी SP थे, और उस दौर में अपहरण बहुत मतलब देखिए, डॉक्टर अजय कुमार, राजविंदर सिंह भट्टी, मानविंदर सिंह भाटिया, ये 3 सिटी SP ऐसे रहे जिन्होंने अपराध को नियंत्रित रखा। इनके बाद ही अपराध बढ़ना शुरू हुआ। तो ये अपहरण हुआ था डॉक्टर अजय कुमार के जमाने में, मुझे याद है। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार के जमाने में भी एक अपहरण हुआ, लेकिन वो भी छुड़ा लाए थे।
हाँ देखिए आरसी राम का, डॉक्टर आरसी राम का बड़े मतलब हाई प्रोफाइल मामला हाँ था ये हाँ भी। हड्डी वाले मामले। देखिए जब जी, हमने जी, खबरों जी। के पीछे में कहानी सुनाई थी तो हमें उस जमाने में तो उस समय में तो केंद्रीय मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि आपकी कहानी सुनकर मुझे वह दिन याद आ गया अच्छा। कि क्या वो खराब दिन थे। तो ये जो संकेत और सिद्धार्थ का अपहरण हुआ, देखिए नाम जहां तक है, दो छोटे छोटे बच्चे थे, अपहर्ता का नाम पता चल गया, पता ठीक चल हाँ गया पता था। चल गया। हाँ। तो इसमें पुलिस ने एकदम मौका नहीं दिया था, ठीक है ना, छूट तो जाता 48 घंटे के भीतर ही, ठीक है ना। लेकिन एसएसपी यादव एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के, अब रहे नहीं, उन्हें पहुंचने में देर हो गई थी। अच्छा। उन्हें पहुंचने में देर हो गई थी, ठीक है। तो फिर वह निकल गया था किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन के लिए। बिल्कुल। बच्चों के कपड़े मिल गए थे, ओह। तो यह मालूम हो गया था कि यहाँ छुपाया गया। लेकिन भट्टी ने क्या किया था कि जिसने अपहरण किया था शायद विजय सिंह नाम था, उनके दोनों बच्चों को उठा लिया था। उनके दोनों बच्चों को उठा लिया था। उनके दोनों बच्चों को, जिसने अपहरण किया उनके ही बच्चों का अपहरण हो गया। उनके ही बच्चे का अपहरण हो गया जी। तो अब ये जो काउंटर कार्रवाई थी, तो यह काउंटर और दिखाकर कार्रवाई नहीं की गई थी। जो टास्क फोर्स वाले थे, सादे लिवास वाले थे, उन्होंने उठाया था मैनपुरा इलाके से। अच्छा। तो यदि आप उधर मारोगे तो हम इधर तो ये एक्शन जो हुआ था इसमें भी फिर कुछ देरी होने लगी। हाँ। तो पटना के जेल से एक बदमाश को निकाला गया रात को। अच्छा। जो अपने को हाँ। उस जाति का और पटना का सबसे बड़ा बाहुली मानता था, और उसे बीच गंगा में रात को नाव में ले जाया गया कि तुम अभी छुड़वाओ, कनपट्टी पर पिस्टल, पुलिस की पिस्टल, नहीं तो। और अगली सुबह बच्चे छोड़ दिए गए थे। अरे। अगली सुबह। तो ऐसे भी देखिए, ऐसा नहीं है, देखिए अब छपरा से एक अपहरण होता है, डॉक्टर राम इकबाल सिंह, जहां तक मुझे याद है उनके बेटे का, और उस समय पत्ते अमृत साहब सारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर थे, और राम लक्ष्मण सिंह एसपी थे। ठीक है। और लालू यादव ने अपने परिवार वालों को जो बहके हुए थे उन्हें ठीक करने के लिए राजविंदर सिंह भट्टी को गोपालगंज का एसपी बना दिया था। अच्छा। ठीक है ना। ठीक है जी। तो छपरा सिवान गोपालगंज उस जमाने में सड़कें तो बहुत खराब हुआ करती थी। तो छपरा में अपहरण हो गया और फिर बच्चे का पता ही न चले, करीब करीब महीना मुझे लगता है, और सभी लोगों ने मान लिया था कि अब बच्चे को मिलना नहीं। बिल्कुल। हाँ। पूरे बिहार के डॉक्टरों ने स्ट्राइक की थी, सरकारी और गैर सरकारी। कई दिनों तक यह हड़ताल चली, लेकिन कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। भट्टी एसपी के रूप में क्या रहे, डीजीपी के रूप में क्या रहे, दोनों कार्यकाल को अलग अलग चिन्हित कर सकते हैं। तो कोई सुराग नहीं। अब डॉक्टरों की हड़ताल भी समाप्त होनी थी। अब ये डॉक्टर लालू यादव राबड़ी देवी के पास पहुंचे। लालू यादव ने पहल नहीं की थी, ऐसी बात नहीं। जब हड़ताल थी तो उन्होंने भी कोशिश की। हाँ, उन्होंने भी मतलब हर दुनिया के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सुराग ही नहीं था। तो डॉक्टरों के शिष्टमंडल ने जो हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने एक शर्त रखी। देखिए राम लक्ष्मण सिंह वही स्पाइनलेस वाले एसपी थे। अच्छा। हाँ जी। अब जिलाधिकारी की भूमिका, पत्ते अमृत तो स्मार्ट डीएम है, लेकिन उनकी भूमिका तो भाई सीमित हो जाती है। मुखबिर का तंत्र उनके पास नहीं होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टरों ने कहा कि हम हड़ताल समाप्त कर देंगे, आप इस कांड का अनुसंधान जो है राजविंदर सिंह भट्टी को, जो गोपालगंज के एसपी है, उन्हें सौंप दीजिए। अच्छा। तो लालू यादव को लगा कि इससे आसान सौदा क्या हो सकता है हड़ताल तुड़वाने का। बिल्कुल। ठीक है। जी हाँ। कि भाई छपरा एसपी ना करे, गोपालगंज एसपी कर ले। ठीक है। इसमें सीआईडी वाले, स्पेशल ब्रांच वाले, बिहार के आईजी, डीजीपी सब हार गए थे। तो लालू यादव ने कहा ठीक है। भट्टी की एंट्री हुई। हाँ, भट्टी की एंट्री हुई। अब मालूम हुआ भट्टी की खोज शुरू हुई तो मालूम हुआ भट्टी तो छुट्टी पर है। अच्छा। और वो पंजाब में है, और लंबे दिनों की छुट्टी पर, 7 दिनों के बाद आना है। तो लालू यादव ने कहा कि भट्टी को फोन लगाओ। तो मालूम हुआ कि लालू यादव ने भट्टी को फोन किया, चंडीगढ़ में उनका जहां घर, तो वहां भी नहीं हुआ। अच्छा। तो पता चला कि वह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और अभी कई दिनों का कार्यक्रम है। अब लालू यादव ने अमृतसर संपर्क साधा। अच्छा।
और फिर बात की और कहा कि देखिए ऐसी ऐसी स्थिति है, विषम परिस्थिति है, अब लोगों का भरोसा आप पर ही है, आप चले आइए, वापस लौटिए। हाँ आप लौटिए, फिर चले जाइएगा, 15 दिन की छुट्टी हम दे देंगे। अच्छा, ठीक है, 15 दिन की जी छुट्टी जी दे देंगे। जी, हाँ। अब चूंकि सरकार के मुलाजिम आईपीएस हैं तो ठीक है, लेकिन है तो सरकार के मुलाजिम, मुख्यमंत्री कह रहा है, आना तो पड़ेगा। हाँ आना तो पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। वे बिल्कुल आनंद फानंद में आए और देखिए तब पटेल भवन नहीं था, ये जो सेक्रेटेरिएट है, मेन सेक्रेटेरिएट, उसी में पुलिस मुख्यालय हुआ करता था। अच्छा, वहां वो पुलिस मुख्यालय गए। अब घटना के बारे में बहुत जानकारी उनकी नहीं रहेगी, जो अखबारों में छपा होगा, जो छपरा के बारे में खबर होगी। फिर जाकर उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की, लंच करने को आईपीएस मेस में आए, ठीक, जो बेली रोड पर है। जी जी। मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था आज अखबार में, हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के संजय झा आजकल दिल्ली में है, हिंदुस्तान टाइम्स के संजय सिंह, और भी कुछ पत्रकार मित्र, नीरज शायद नवभारत टाइम्स में थे, नहीं थे मुझे याद नहीं है, अवधेश ओझा हिंदुस्तान के, मुरली मनोहर मिश्र हिंदुस्तान के, ये सब हम लोग उनसे मिलने गए। वे लंच कर रहे थे और हम लोग परेशान थे इस कांड को लेकर। बिल्कुल। और भट्टी की जो छवि थी वो छवि दूसरे किस्म की छवि थी। तो हम लोगों ने पूछा क्या होगा, अब तो इस कांड में आपकी एंट्री हो गई है। तो उन्होंने कहा 36 घंटे बहुत होते हैं। सिर्फ 36 घंटे? सिर्फ 36 घंटे। तो हम लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं आप जी, मतलब बिहार की पुलिस हार गई है, लालू यादव हार गए हैं, उनका सारा तंत्र हार गया, छपरा की घटना इसलिए लालू यादव की विशेष दिलचस्पी है, ठीक है ना, उन्होंने सब जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उनको लगा लिया है, जितने तोप है, जितने गोप है, सबको लगा लिया है, आप 36 घंटे कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि बच्चा जिंदा मिलेगा या मृत मिलेगा, अच्छा, लेकिन केस क्रैक होगा, ठीक है, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा भाई, कांड का अनुसंधान खत्म होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा छाप दे, उन्होंने कहा आप लोग की मर्जी। तो हम लोगों ने कहा कि कुछ कम समय नहीं दे रहे हैं क्या आप? तो सभी की सहमति बनी कि इसको 48 घंटा कर लेते हैं। अच्छा, तो सारे अखबारों में यही खबर छपी कि भट्टी की इंटरव्यू 48 घंटे। इसके बाद वो लंच करने के बाद चले गए, छपरा गए। छपरा में वो 5-10 मिनट मुश्किल से रुके होंगे। अच्छा, और वहां भट्टी जिंदाबाद और छपरा एसपी मुर्दाबाद का नारा लगा। जी जी, परिवार से मिले, हाँ, और उसके बाद वो गोपालगंज चले गए। लोगों को लगा यह क्या, अरे जहां घटना घटी है वहां आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं किया, और तो अब क्या होगा। लेकिन गोपालगंज पहुंचते पहुंचते उनका ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अच्छा, उन्होंने अपने टास्क फोर्स से कहा और उन्होंने छपरा के एसपी से कहा, सिवान के एसपी से कहा, गोपालगंज स्वयं थे हुए, उन्होंने पश्चिमी चंपारण के एसपी से कहा, उन्होंने पूर्वी चंपारण के एसपी से कहा, उन्होंने गोरखपुर के एसपी से कहा कि आपके जिले के जो 5 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, टॉप 5, हाँ, उनके नाम हमको दे दीजिए, चाहे वो जेल के भीतर हो चाहे जेल के बाहर हो, बस नाम दे दीजिए, बस नाम दे दीजिए, ठीक है, और वो कहां के रहने वाले हैं। तो मालूम हो गए 25-30 अपराधियों की लिस्ट बनी। अब इसके बाद इनके टास्क फोर्स ने एक्शन शुरू किया तुरंत। ये जो 5-5 अपराधी थे, हर अपराधी के परिवार से कोई ना कोई अगवा हो गया, कोई ना कोई अगवा हो गया जी, किडनैप हो गया अगले 4 से 6 घंटे में। ठीक, अब तो यह हंगामा मच गया, जाहिर सी बात कि अरे भाई ये तो इतना बड़ा अपराधी है, इसके ही परिवार से अगवा हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है बिहार में? अब हाँ क्या हो रहा है जी जी, और जो कोई कहीं शिकायत करने जाए तो उसे कह दिया जाए कि गोपालगंज एसपी से बात करो। उस जमाने में यह नहीं था कि आप फोन रिकॉर्ड कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो भट्टी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप ये बताओ कि डॉक्टर साहब के बेटे को अगवा किसने किया है। तो देखिए पुलिस ने खुद खोजना बंद किया, बिल्कुल, और अब अपराधी खोजने लगे, उन्हीं को जिम्मा दे दिया। हाँ उन्हीं को जिम्मा दे दिया कि तुम खोज कर बताओ कि किडनैपिंग किसने की है। बिल्कुल, तो अपराधियों का नेटवर्क बहुत, देखिए अभ्यानंद जी ये कहानी सुनाते हैं कि जब वह एसपी थे तो एक बार 7 अपराधी मारे गए, और 7 अपराधी जो मारे गए थे उनकी शिनाख्त ही नहीं हो रही थी। वह बंटवारे, जो लूटी गई संपत्ति थी उसके बंटवारे में मारे गए थे, तो शिनाख्त ना हो तो इनकी अंत्येष्टि कैसे हो। बिल्कुल, तो उन्होंने देखा कि भाई अब तो कोई पहचान नहीं रहा है, तो उन्होंने 7 लाशें जेल के भीतर भेजी जेल के भीतर, और जेल के भीतर तुरंत पहचान लिए गए थे। तो अब क्या हुआ कि डॉक्टर साहब को खोजने के लिए सारे अपराधी जो उस इलाके के थे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा जी,
कि जिस अपराधी ने डॉक्टर साहब के बच्चे को अगवा किया था, उसका दूधमुहा बच्चा 2 साल का बच्चा भट्टी के टास्क फोर्स के द्वारा अगवा कर लिया गया था। अरे मां की गोद से बच्चा छीन लिया गया था। वह दरोगा जिसने अगवा किया था उसका नाम था केदार राय, नेपाली दरोगा। कितने मुठभेड़ उसने पटना में भी किए, जहां भट्टी साथ रहा। अब तो है नहीं इस दुनिया में। अब उसने स्वीकारा कि हमने अपहरण किया हुआ है। अच्छा। तो कहा गया कि ठीक है, अब बताओ जिंदा है या मरा है? तो उसने कहा जिंदा है। जिंदा है। हाँ। किस अवस्था में है? जी। क्योंकि इतना भय पैदा कर दिया गया था कि यदि डॉक्टर साहब के बच्चे का यदि हाथ टूटा हुआ है तो तुम्हारे बच्चे का हाथ तोड़ दिया जाएगा। और भट्टी कहीं से नहीं हिले, गोपालगंज में ही बैठे रहे। उसने बताया कि मिर्जापुर में बच्चा है, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। जी। भट्टी ने गोपालगंज के एसपी को कहा कि अब आप रवाना होइए, जाकर के बच्चा को जो अपहरता है वो मेरे कैद में है और उसका बच्चा मेरे कैद में है। और जाकर के रिहाई हुई। जाकर तो ऐसे मिले कि जब अपहरण की कहानियां हम शुरू करेंगे ना, तो फिर पता नहीं कितने एपिसोड्स बनेंगे और फिर हम उसी पर आते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि लालू यादव के मुख्यमंत्री आवास में, राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री आवास में किसी अपहर्ता को अपहरण के बदले, मतलब रिहाई के बदले फिरौती की राशि सौंपी गई। हाँ, इस बात के जरूर कसूरवार दोनों हैं कि उन्होंने अपहर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम हुआ कि बिहार अपहरण का प्रदेश बन गया और पूरे देश दुनिया में बदनाम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है जी, ये एक बड़ी बात है। तो चलिए, हमने आपको बताया है कि सुभाष यादव ने जो आरोप लगाया था उस आरोप में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, इसी पर हम लोगों ने तफसील के साथ बातचीत की, इसको डिकोड भी किया, यानी कि इसका चीड़-फाड़ भी किया है, बता दिया है कि क्या कुछ है पूरा मामला। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।